इंटरनेशनल कोर्ट में कुलभूषण जाधव का केस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में दाभोल पावर कंपनी का आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन अब दोनों की कड़ियां एक ऐसे वकील ने जोड़ दी है जिसके नाम पर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में राजनीति गरमाई हुई है। वकील का नाम है खावर कुरैशी, जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान की पैरवी की थी। खावर कुरैशी की दलीलों से पाकिस्तान की दाल इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं गली और अब पाकिस्तान खावर कुरैशी के बजाय इंटरनेशनल कोर्ट में वकीलों की नई टीम भेजने का दम भर रही है। कायदे से खावर कुरैशी की नाकामी पर भारत को खुश होना चाहिए, लेकिन अब खावर कुरैशी के नाम पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दरअसल खावर कुरैशी वही वकील है जिन्होंने दाभोल पावर कंपनी के विवाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भारत की पैरवी की थी। दाभोल की मूल कंपनी एनरॉन और सहयोगी कंपनियां जनरल इलेक्ट्रिकल्स और बेस्टेल ने भारत से हर्जाना मांगा था, क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने दाभोल पावर कंपनी से करार तोड़ दिया था। पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश वकील खावर कुरैशी को यूपीए सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अपना वकील बनाया था और इत्तेफाक से उस केस में खावर कुरैशी की दलीलों से भारत को हार मिली थी। इस खुलासे के बाद अब बीजेपी पूछ रही है कि कांग्रेस की सरकार को पाकिस्तानी मूल का वकील ही क्यों पसंद आया। ऐसी जानकारी मिली है अथॉरिटेटिव सोर्सेज से। मेरी बात हुई है श्री हरीश साल्वे जी से स्वयं, और उन्होंने मुझे कंफर्म भी किया है कि एनरॉन पावर मैटर में पहले हरीश साल्वे जी भारत की तरफ से अपीयर हो रहे थे और काफी सक्सेसफुली उन्होंने इनिशियल राउंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन को लीड किया। पर जब कांग्रेस की सरकार आई तो हरीश साल्वे जी को बदल के पाकिस्तानी काउंसिल खावर कुरैशी को लिया गया, और ये वही खावर कुरैशी हैं जिन्होंने की पाकिस्तान सरकार से भी बहुत ह्यूज फीस चार्ज की थी। पाकिस्तान मूल के लॉयर हैं, उनको इंगेज किया गया भारत द्वारा, बहुत ही चिंताजनक है और बहुत परेशान करने वाला है। और सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि इतने सेंसिटिव मामले में और इतने हाई स्टेक मामले में वकीलों को बदलते हुए खावर कुरैशी को 2004 में इंगेज किया गया, तो क्यों नहीं भारत से किसी वकील को इंगेज किया गया? हम कांग्रेस पार्टी से ये सवाल पूछना चाहते हैं। एक बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय जो केस था, आर्बिट्रेशन मामला था, उसमें क्यों भारत सरकार ने पुराने जो लीगल टीम थी उसको हटाकर एक पाकिस्तानी ओरिजिन का लॉयर को क्यों नियुक्त किया था? क्या इसमें भारत सरकार को कोई भारत का वकील अच्छा नहीं लगा? खावर कुरैशी, जिसको वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा उग्रवादी सरगना पेश कर रहे हैं, वो 1990 से इंग्लैंड में 27 साल से क्वींस काउंसिल हैं। यूनाइटेड किंगडम में 2013 में एडिशनल हाईकोर्ट जज नियुक्त किए गए। ये 1999 से 2006 में इंग्लैंड की सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे। मुसलमान होना, अगर उग्रवादी होना है भाजपा के लिए तो अलग बात है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप, इसके बीच सरताज अजीज ने भी कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि उनके जिस बयान का हवाला दिया जा रहा है कि कुलभूषण जाधव के पास पर्याप्त सबूत नहीं है, वो मिस रिपोर्टिंग थी। उन्होंने पाकिस्तान सीनेट में ऐसा कभी नहीं कहा कि उनके पास कुलभूषण जाधव के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। सरताज अजीज ने यह भी कहा कि ये इंटरप्रिटेशन करना गलत होगा कि पाकिस्तान ये केस हार गया है। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ डिप्लोमेटिक मामलों के जानकार, कूटनीतिक मामलों के जानकार एसडी मुनी साहब हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा जी हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। थोड़ी ही देर में गौरव भाटिया साहब, जो बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं, वो जुड़ेंगे। ललित भसीन साहब हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हैं, जो कि पाकिस्तान के एक जाने माने पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जानने की हम ये कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान में सरताज अजीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये संदर्भ निकाला जाए कि पाकिस्तान बिल्कुल भी काउंसिलर एक्सेस नहीं देगा कुलभूषण जाधव को। पहला सवाल आलोक जी आपसे, बताइए, आपने भारतीय लीगल टीम को हटाकर खावर कुरैशी को क्यों रखा? देखिए, मैं समझता हूं कि एक मीडिया हाउस ने गलत स्टोरी को चलाया और उसी ट्रैप में आपका भी चैनल फंस गया। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस ने बदला? पहला सवाल मेरा।
क्या केंद्र की सरकार जो उस समय 2004 की थी उसने उसको बदला और किसको बदला गया? जो कंपनी अमेरिकन थी, जो एनडीए के समय में थी, आज बड़ा एक टीवी चैनल चला रहा है, मेक इन इंडिया और मेक इन पाकिस्तान, पता नहीं कौन कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा है। एलडीए पाइपर जो कंपनी थी, जो पहले एनडीए के समय में थी, वो यूएस से बेस्ड कंपनी थी। उसके बाद जो कंपनी आई वो अमेरिकन कंपनी की जगह हमने हिंदुस्तानी कंपनी को लिया। आप मुझे बताइए कि अगर फॉक्स एंड मॉन्डल को हम इंडियन कंपनी को हायर करते हैं तो क्या गलत है? पहली चीज, वकील तो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी मूल का है। एक मिनट सुन लीजिए ना साहब, मूल तो हमारे यहाँ पर 2 प्रधानमंत्री भी हुए हैं और एक उप प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान में जन्म हुआ है, लेकिन हम उस चीज पर नहीं जाना चाहते हैं। उनकी पढ़ाई कैम्ब्रिज की रही 1990 से लेकर, वो ब्रिटिश काउंसिल के यहाँ पर ब्रिटिश में वो ब्रिटिश सिटीजन भी रहे और वहीं से उनके तमाम पद जो अभी रणदीप सुरजेवाला जी ने भी बताए वो हुआ। अब मुझे केवल ये बता दीजिए कि पहला सवाल मेरा ये है कि क्या वो कांग्रेस की तरफ से बदले गए? दूसरा सवाल ये है क्या यूपीए सरकार की तरफ से बदले गए? अब आप एक तिल का ताड़ बनाने की कोशिश करें कि साहब ऐसा हुआ था। अब मुझे बताइए कि जो सोम मंडल अभी बीजेपी के जो लीगल सेल के मेंबर हैं, वो उसी कंपनी में जो मालिक हैं उनके छोटे भाई हैं। अगर फॉक्स एंड मॉन्डल कंपनी ने कोई गलती की थी उस समय पर, तो क्या बीजेपी उसके लिए माफी मांगेगी? और तमाम कंपनियों में जो फॉक्स एंड मॉन्डल कंपनी आज तमाम मिनिस्ट्रीज को राय दे रही है, क्या उसको आज हटा दिया जाएगा 12 बजे से पहले? बीजेपी कुछ भी नहीं करेगी। एक और मैं एक बहुत संजीदा मामला यहीं से शुरू करते हैं, एक मिनट आलोक जी, यहीं से शुरू करते हैं, 1 घंटे का वक्त है हमारे पास। गौरव भाटिया जी सीधा कह रहे हैं आलोक शर्मा कि उन्होंने फॉक्स एंड मॉन्डल जो कि जानी मानी कंपनी है, 1800 के बाद शुरू हुई थी, 1900 के पहले शुरू हुई थी, वो कंपनी ने खावर कुरैशी का नाम सजेस्ट किया था और यूपीए ने खावर कुरैशी को नहीं बनाया। तो क्या एनडीए ने बनाया था? देखिए, मैं समझता हूं कि इस बहस को सही परिप्रेक्ष्य में किया जाए। सबसे पहले तो मेरा प्रश्न जो है वो आलोक जी से ये है कि जो लीगल टीम इस केस को अच्छे से लड़ रही थी उसको बदलने का कारण क्या था? 2004 में जैसे ही यूपीए 1 आई, 2 महीने के अंदर इन्होंने जो पुरानी टीम थी और वकील थे उनको हटाया गया। तो कोई ना कोई रीजन होना चाहिए जो इनको सबको सार्वजनिक करना चाहिए। दूसरी बात, ये ख्वावर कुरैशी ही क्यों और कोई वकील क्यों नहीं भारत के लिए किया गया? और ये मामला जो है बहुत ही संजीदा था, सेंसिटिव था और हाई स्टेक मैटर था भारत के लिए। तो हमें क्या भारत में योग्य वकील नहीं मिल सकते थे? मिस्टर हरीश साल्वे है, मिस्टर सोली सोराब जी है, मिस्टर अशोक देसाई, तमाम ऐसे बड़े नाम है जो कि भारत का पक्ष बहुत अच्छे से और उनमें एक भावना होती कि मैं अपने देश के लिए अपीयर हो रहा हूं। तीसरी बात मैं ये कहूंगा, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया नियुक्त हुए यूपीए 1 की सरकार में, वो स्थानिक पद में सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं। लॉ फर्म कोई भी एडवाइस दे, लेकिन ये चेंज ऑफ काउंसिल बिना उनकी राय के नहीं हो सकता था। इसलिए भी जवाबदेही यूपीए 1 सरकार की और कांग्रेस की बनती है। चौथी बात, ख्वावर कुरैशी जी की आप देखिए, जब ये अपीयर हुए तब इनकी केवल 13 से 14 साल तक की वकालत थी। ये कोई बहुत बड़ी वकील नहीं थे। इसलिए कहीं ना कहीं फिर से दीपक जी, भ्रष्टाचार तो नहीं था क्या? क्विड प्रो को तो नहीं था कि इन्हीं को लाया गया किसी लॉ फर्म को फायदा उठाने के लिए? और अंत में एक बात और कहूंगा, ख्वावर कुरैशी जी ने जो बहस करी वो वही बहस करी जो जाधव जी के मामले में पाकिस्तान की तरफ से करी कि आईसीजे का जुरिस्डिक्शन नहीं है, और मेरिट पे उन्होंने कोई बहस ही नहीं करी थी और भारत ये केस हार गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो इनकी जो चॉइस थी कुरैशी जी को लाने की वो भी गलत साबित हुई। और मैं फिर कहूंगा कि हमारी सरकार कह रही है मेक इन इंडिया, अपने देश की योग्यता को पहचानो और आगे बढ़ाओ। और यूपीए और कांग्रेस की सोच ये है इंपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान के वकील पे इन्हें भरोसा है, अपने यहाँ के जो वरिष्ठ वकील हैं उन पे भरोसा नहीं है। नहीं, लेकिन इनका कहना है कि एनडीए सरकार के वक्त का चेंज है। एनडीए सरकार के वक्त ये हो चुका था और उसके बाद यूपीए ने इंप्लीमेंट किया, ऐसा संकेत वो दे रहे हैं। हालांकि घूम कर नहीं कहा उन्होंने, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है मैं, लेकिन अब दीपक नहीं, ये गलत बात है। भाटिया जी, आपके तमाम जो प्रश्न है उनका सीधा सीधा उत्तर दूंगा, सुनिए जरा, आप सुनिए बिल्कुल। अरे सुन तो लीजिए आप जरा। ये सितंबर 2004 में बदलाव हुआ। यूपीए की सरकार मई 2004 में आई और ये जो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया थे उनके राय और मशवरे और आदेश के बाद चेंज हुआ।
इसमें एनडीए सरकार का कोई ना भूमिका थी ना कोई रोल था, इसलिए आलोक जी का ये तथ्य गलत है। आलोक जी, फिर मैं एसडी मुनि साहब के पास जाऊंगा। आलोक जी, दीपक जी, मैंने तथ्य नहीं दिया था। दूसरी चीज, आपने पूछा साहब क्या कारण था उनको हटा दिया गया। आप मेक इन इंडिया चला रहे हैं। जो पहले कंपनी एनडीए के टाइम पे थी जो इस मैटर को लड़ रही थी वो अमेरिकन कंपनी थी, और जो यूपीए के समय में हमने कंपनी हायर की वो कंपनी इंडियन थी। तो अपने फैक्ट्स को ठीक करें। अरे सर सुनिए ना, आप जरा शांति से सुनिए। वो पाकिस्तानी लॉयर नहीं है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ सुन लो, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक एक प्रश्न का उत्तर देना, सुनिए तो सही। आप सुन नहीं रहे। ना वो पाकिस्तानी थे उस समय पर, ना पाकिस्तानी लॉयर थे वो, ना उन्होंने लॉ पाकिस्तान से पढ़ा है। आप अपने तथ्यों को करेक्ट करें, देश को गुमराह नहीं करें। आपने कहा कि सब खावर कुरैशी को ही क्यों चुना गया? भ्रष्टाचार। गौरव जी सुनिए ना, फिर आप लेफ्ट राइट भागेंगे। आपको कोई और वकील नहीं मिला, केवल कुरैशी मिले। तो लीजिए, 14 साल की सुनिए नहीं बात को। खावर कुरैशी को किसी लॉ फर्म ने अगर केंद्र सरकार के पास सजेशन भेजा हो और यहां से केंद्र सरकार से उसकी रिकमेंडेशन गई हो तो आप अच्छे लगते हैं, आप भी स्वयं वकील हैं। तथ्यों को ऐसे तोड़े मरोड़े नहीं आप। तीसरा सवाल आपने पूछा। नहीं तो लीजिए, आप जरा सुनेंगे नहीं आप लोग कि ये जो चेंज हुआ सितंबर 2014 में हुआ। अरे साहब, मैंने वो प्रश्न नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। आप सितंबर अक्टूबर छोड़ दीजिए, मैंने नहीं बोला कि वो हमारी सरकार का टाइम था। आपने इंडिकेट किया, आपने कोई इंडिकेशन नहीं दिया मैंने। दीपक जी, आप जबरदस्ती उसको इंडिकेशन नहीं, आप कह रहे थे साहब रिमाइंड करके देख लीजिए, मैंने कोई इंडिकेशन नहीं दिया। मुद्दे पर आते हैं। आपने कहा साहब लॉ फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए, अगर अमेरिकन लॉ फर्म को छोड़ के अगर हम हिंदुस्तानी लॉ फर्म को लेते हैं तो मैं समझता हूं कि मेक इन इंडिया यूपीए ने किया, ना कि एनडीए ने। आपने कहा कि आईसीजे में हार गए, ये केस आईसीजे में नहीं था, ये केस। अरे हरीश साल्वे जी, अरे साहब सुन तो लीजिए, आप सुनेंगे नहीं बात को। हरीश साल्वे इंडियन है कि नहीं है? जिन्होंने ₹1 की फीस जाधव जी के लिए अपियर करी, हम अपियर करा रहे थे 2003 तक। आप मुझे 2004 में आप जिसको लाए, क्या हरीश साल्वे आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर ये केस लड़ रहे थे एनरॉन का? देखिए, मैं समझता हूँ हरीश साल्वे लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे, एक अलग फैक्ट है। नहीं, अरे सब सुनते लीजिए ना, अगर के अंदर ये केस लड़ रहे थे एनरॉन का। देखिए, मैं समझता हूँ हरीश साल्वे लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे, एक अलग फैक्ट है। नहीं, अरे सब सुनते लीजिए ना, अगर यही सुन नहीं रहे ना आप लोग। मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर एक अमेरिकन कंपनी को हटाकर इंडियन कंपनी को लगा दिया जाए, और जो अमेरिकन कंपनी इस पूरी हार के लिए जिम्मेदार थी, और जो हार भी नहीं थी, आर्बिट्रेशन कोर्ट में था और आर्बिट्रेशन हुआ, अगर हार का कोई जजमेंट आया हो तो गौरव भाटिया जी उसको अभी इस चैनल पर 1 घंटे में दिखाएं। दूसरी चीज, मुझे केवल ये बताइए, 800 करोड़ रुपए के मुआवजे के लिए जजमेंट आया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, मैं आपको बता रहा हूं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लंदन है, आईसीजे से उसका कोई लेना देना नहीं है, और भारत की सरकार ने मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात कर रहा हूं। आप अपना पूरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने रूल किया है 825 आप सुन लीजिए ना, यूएस डॉलर का फाइन लगाया। भावनात्मक ग्राउंड पर आप लोग खेल रहे हैं। मुझे केवल ये बता दीजिए, 125 मिलियन यूएस डॉलर का जो फाइन लगा, जो डैमेजेस का अवार्ड हुआ, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने किया। क्या वो पे किया था? सारा भारत सर, क्या भारत सरकार ने पे किया था? वो सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे कर दिया। सर, मैं वही कह रहा हूं, क्या भारत सरकार ने पे किया था? वो नहीं किया था पे, इसलिए आप समझे। और जो खावर कुरैशी की बात है, केवल एक डेट, अगर सर सुन तो लीजिए ना, आप सुनेंगे नहीं, आप ही बोलते रहिए। एक डेट पर गए थे वो, नहीं, और उसमें ये कहा गया था कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट के जुरिडिक्शन में ये मैटर नहीं आता है। ने क्या 125 यूएस डॉलर मिलियन यूएस डॉलर का फाइन लगाया कि नहीं? सर, आप 125 मिलियन यूएस डॉलर का फाइन लगा भारत पे। सुनेंगे आप? एक डेट पर खावर कुरैशी वहां गए और उन्होंने ये कहा, केवल सुनिए, ये किस मुद्दे पे ये केवल ये पेशिया किस मुद्दे पे ये बहस हो रही है? ठीक है साहब, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि एक मीडिया हाउस पीछे लगा है कांग्रेस की इमेज को डाउन करने के लिए, सब लोग लग गए। अब मुझे बता दीजिए, जो कांग्रेस की इमेज भोपाल में गैस कांड हुआ, उसका वसूल कौन था? अरे साहब, भोपाल में एक मिनट भोपाल में 3500 लोग मारे गए, उनके खिलाफ कौन लड़ रहा था? अरुण जेटली। इंदिरा गांधी के हत्यारों का वकील कौन था?
आपको पता होगा वो बाद में सब लोग लॉ मिनिस्टर बने। यहाँ पे राम जेठमलानी केस खड़ा हो रहा है ये बात गौरव जी और आलोक जी एक मिनट मुझे ललित भसीन जी के पास जाना और एसडी मुनि जी के पास ना मैं दोनों को ये डिबेट हाईजेक करने नहीं दूंगा। आज भी भारत सरकार के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही? मैं दोनों को डिबेट हाईजैक नहीं करने दूंगा। ललित भसीन साहब मुझे ये बताइए कि क्या वाकई जो आर्ग्यूमेंट कांग्रेस दे रही है वो ठीक है या बीजेपी जो आर्ग्यूमेंट दे रही है वो ठीक है, और क्या इसको मुद्दा बनाना सही है? इसको मुद्दा बनाना बिल्कुल सही नहीं है। सामने जो हमारे सारा रिजल्ट है, हरीश साल्वे और सारी टीम ने इतना अच्छा हमारे फेवर में फैसला लिया है। अब हम बहस कर रहे हैं कि ये ख्वार कुरैशी का क्या बैकग्राउंड है क्या नहीं है। अरे वो यूके में है, वो यूके में प्रैक्टिस करते हैं। ये बात सच है कि उन्होंने पहले भी इंडिया की तरफ से, इंडियन पार्टीज की तरफ से केस लड़े हैं, पर इसका कोई इससे कंसर्न नहीं है। हमारे लिए हरीश साल्वे ने और दीपक जी ने बहुत अच्छा वहां प्रेजेंटेशन किया है। इसको पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है कि कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये किया? अरे जब हर सरकार बदलती है तो सारे टॉप लॉ ऑफिसर भी बदलते हैं। हर सरकार की ये होती है कि वो अपने सिलेक्टेड लोगों को चुने। पोजीशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऐसी होती है इंपॉर्टेंट, सोलिसिटर जनरल की इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। इसमें पूरा जो है उनका गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने लोगों में। तो जो टीम की सिलेक्शन होती है वो सारी सरकार की तरफ से सारी इन सब को सलाह में लेके तभी होती है। अब मुझे इस मुद्दे पे समझ नहीं आ रहा है कि ये बीजेपी कांग्रेस ये क्या हुआ, उसका एनरॉन का क्या बीच में मेंशन आ जाता है। अरे अभी का फैसला हुआ है जो कि इंटरिम फैसला है, ये फाइनल फैसला नहीं है। अभी हमको सबको चाहिए कि हम जो फाइनल हियरिंग होगी उसके लिए पूरी उसकी तैयारी करें, ताकि ये जो सेंटेंस हुई है मिलिट्री कोर्ट की, इसको पूरी तरह से रद्द किया जाए। ये हमारा फाइनल रिलीफ होगा बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इन मुद्दों पे बहस होनी चाहिए, ना कि मैं जवाब देना चाहता हूं दीपक जी। ठीक है गौरव जी, मैं एक मिनट आपके पास आऊंगा। एसडी मुनि साहब, आपको क्या लगता है, क्या डिप्लोमेसी में ऐसा होता है या किस आधार पर वकील तय किए जाते हैं? लॉ के हिसाब से तय किए जाते हैं या एमईए के हिसाब से तय किए जाते हैं? नहीं, देखिए, लॉ के हिसाब से तय होना चाहिए। दरअसल अगर प्रोफेशनल काम किया जा रहा है तो जिसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हो उसको सेलेक्ट किया जाना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि उस वक्त हो सकता है कि यहाँ की सरकार ने या यहाँ का जो लॉ डिपार्टमेंट था उसने पूरी ये तहकीकात नहीं की कि कुरैशी साहब कितने क्रेडिबल हैं। इसका प्रूफ आज भी मिल गया। देखिए, पाकिस्तानियों ने उसको शायद पाकिस्तान मूल का समझ के वकील रखा और उसने पाकिस्तान को डुबो दिया, पाकिस्तान को भी नहीं जिता पाए वो। तो इसीलिए उनकी काबिलियत को गौर करना चाहिए था। और दूसरा ये सही है कि सरकारें बदलती है तो अपने अपने लोगों को लाती है। मैं इसको नेपोटिज्म समझता हूं, मैं इसको सरकारों का हक नहीं समझता हूं, क्योंकि प्रोफेशनल मामले में ये नहीं करना चाहिए कि ये पुरानी सरकार का आदमी है, ये मेरी सरकार का आदमी है। अगर प्रोफेशनल आदमी है तो उस पर राजनीतिक लेबल नहीं लगाइए और उसकी जो काबिलियत है उसके ऊपर उसको लाना चाहिए। इन दो बातों पे मैं समझता हूं कांग्रेस को जरा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन इसमें ये पाकिस्तान मूल का है। देखिए, पाकिस्तान का मूल तो आज झुठला गया जब पाकिस्तान ने उसको पाकिस्तान मूल का समझकर अपना वकील रखा और पाकिस्तान की इज्जत ध्वस्त हो गई। ठीक है, आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि 2016 में भी ख्वार कुरैशी ने पाकिस्तान का पक्ष रखते हुए हैदराबाद निजाम वाला मुकदमा लड़ा था जिसमें भारत हार गया था। सवाल यह है कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने इस मसले को क्यों नहीं उठाया कि कांग्रेस ने ख्वार कुरैशी को यूपीए की तरफ से या भारत सरकार की तो ख्वार कुरैशी एक पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश वकील, सवाल यह उठ रहा है कि 2004 में ख्वार कुरैशी को भारत की तरफ से एनरॉन मामले में आर्बिट्रेशन में क्यों लगाया। यह केस भारत हार गया था और बदले में अमेरिका के साथ समझौता हुआ था, क्योंकि जीई अमेरिकन कंपनी है जो एनरॉन की मदर कंपनी थी और भारत को अच्छा खासा पैसा देना पड़ा था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच अंडरहैंड अंडरस्टैंडिंग हुई थी। उसके चलते कूटनीतिक अंडरस्टैंडिंग में सीधे चलता हूं गौरव भाटिया जी के पास। गौरव
भाटिया जी, आज आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बीजेपी जवाब मांग रही है कांग्रेस से, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस माफी मांगे, लेकिन 2016 में हैदराबाद के निजाम, 7वें निजाम के केस के मामले में जो 250 करोड़ की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, उसमें भी खावर कुरैशी पाकिस्तान के लॉयर थे और उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में, निजाम के पक्ष में फैसला दिलवाया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि आपने इसको 2016 में मुद्दा क्यों नहीं बनाया? आज भारत पाकिस्तान के बीच में इसको मुद्दा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है जो लोग हैं वो भावनाओं में आ जाएंगे। नहीं दीपक जी, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आज मुद्दा ये क्यों बना है, क्योंकि कई मीडिया हाउसेज ने ये बात, जब ख्वावर कुरैशी जी लाइमलाइट में आए, आईसीजी के सामने जाधव जी के मामले में वो पाकिस्तान की तरफ से अपीयर हुए, तब 202 कनेक्ट करके मीडिया हाउसेज ने इसे निकाला। और आज मुद्दा क्या है? आज मुद्दा ये है कि 2004 में श्री हरीश साल्वे जी, जो कि बहुत ही काबिल भारतीय वकील है, को एकदम से हटा के ख्वावर कुरैशी को क्यों लाया गया? हटाने की भी वजह होनी चाहिए और तमाम वकीलों की जो चॉइस है, भारत के भी वरिष्ठ वकील हैं, उनको छोड़ के ख्वावर कुरैशी को क्यों किया जाए, इसको हमने मुद्दा बनाया है। मैं क्रॉस आर्ग्यूमेंट करता हूं, आलोक जी से जवाब लूंगा। इनका ये कहना है जो फॉक्स एंड मंडल है, जिसमें मंडल साहब एक भारतीय थे जिन्होंने ये लॉ फॉर्म बनाई है, आर्बिट्रेशन की एक्सपर्ट है, उनकी एडवाइस पे इन्होंने खावर कुरैशी को रखा था और इनका कहना है कि हमने तो भारतीय फॉर्म की एडवाइस पे खावर कुरैशी को रखा था। अब मैं आप उसका भी जवाब दे देता हूं। इन्होंने फॉक्स एंड मंडल के बारे में कहा कि वो बीजेपी के लीगल सेल से एसोसिएटेड है, उनके कोई पार्टनर। तो मैं ये कहूंगा, जहां पे बात भारतीय मसलों की आती है, लिटिगेशन की आती है, वकील एक प्रोफेशनल होता है। अगर पिछली टीम और खासकर श्री हरीश साल्वे जैसे काबिल वकील अच्छा काम कर रही थी तो सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल को बदलने का कोई बहुत ही लेजिटिमेट रीजन होना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया होता है, दीपक जी, ये समझने की बात है, एक बहुत बड़ा संवैधानिक पद है, पहला लॉ ऑफिसर होता है देश का। लॉ फर्म कोई भी आपको एडवाइस दे, लेकिन ये अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया की ड्यूटी है कि वो भारत के जो पक्ष में फैसला हो, जो भारत के हित में फैसला हो, वो ले और लॉ फर्म की एडवाइस वो दरकिनार भी कर सकता है। गौरव जी, मैं उत्तर देना चाहूंगा। आलोक जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो 2016 में शायद गौरव भाई बीजेपी में नहीं थे, तो बीजेपी में क्या हो रहा था 2016 में, क्यों मुद्दा उठाया, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन वकील तो थे ना, उत्तर बता, समझते थे कानून को। नहीं, ऐसा देखिए कुछ नहीं है आलोक जी। गौरव भाई सुन लीजिए, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपकी आदत हो गई, आप बीच में बोलते हैं, आप तो बहुत अच्छे प्रवक्ता, आप तो बीच में नहीं बोलते। ये आज चर्चा का विषय नहीं है ना आलोक जी। चलिए, आज आप हरीश साल्वे जी बहुत अच्छे वकील भी हैं, आप बीच में मत बोलिए ना प्लीज। हरीश साल्वे साहब कर रहे थे, क्या हरीश साल्वे साहब ने आज तक सारे केस जीते हैं क्या इंटरनेशनल कोर्ट में? और 2004 में क्या हम केस नहीं, उनको हटाया क्यों गया? उत्तर सुन लीजिए, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। नहीं है, एक योग्य वकील को क्यों हटाया गया, उसके कारण। अब आप बोल लीजिए सर, मैं चुप बैठूंगा। ठीक है, वो गौरव जी प्लीज चुप रहिएगा। आलोक जी जवाब दे रहे हैं। आलोक जी, मैं पूछना चाहता हूं, हरीश साल्वे जी जब चुनाव लड़ रहे थे 2004 में, केस लड़ रहे थे 2004 में, तो क्या हम केस जीतने की तरफ बढ़ रहे थे? उससे पहले तमाम जो आर्ग्यूमेंट थे, सबसे पहले जिस कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं था, उसके जुरिडिक्शन से उस केस को बाहर हरीश साल्वे जी नहीं ला पाए थे, लेकिन वो हिंदुस्तान के वकील हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। जिस केस का जुरिडिक्शन उस कोर्ट में नहीं था, वो केस वहां पर एक्सेप्ट क्यों हुआ? हरीश साल्वे जी से पूछा जाना चाहिए। हरीश साल्वे जी उस समय पर भी अमेरिका की एक कंपनी, अमेरिका की एक कंपनी के पैनल पर काम कर रहे थे, हिंदुस्तान की कंपनी के पैनल पर काम नहीं कर रहे थे। दूसरी चीज, मुझे बताइए कि एडवाइस वाली बात कही कि अटॉर्नी जनरल या उस कंपनी ने, फॉक्स एंड मंडल ने एडवाइस मांगा। फॉक्स एंड मंडल कंपनी ने एडवाइस नहीं मांगा अटॉर्नी जनरल से। अगर प्रूव हो तो आपके सरकार है, एक दिन के 2 दिन के बाद उस प्रूव को मीडिया में जरूर हाईलाइट कीजिएगा। अब मेरा सवाल आपसे है, मैं जवाब दे एक मिनट, एक मेरा सवाल है, सवाल कर लेने दीजिए फिर जवाब। आप बार बार भारतीयता, भारतीय वकील, भारत में अच्छे वकील नहीं थे। अभी 1 साल पहले इटालियन मेरिन्स का केस हुआ था, क्या उस समय हरीश साल्वे जी छुट्टी पे गए हुए थे क्या? उस समय पे जो आपने वकील किया वो फॉरेनर है, बाहर का है, उसका नाम है एलियन पैलेट। और एलियन पैलेट वो वकील है जो जम्मू कश्मीर में कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट का जो केस चल रहा है उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या भारत के पास 1 साल पहले हिंदुस्तान में हरीश साल्वे जी नहीं थे क्या? वो वकील क्यों रखा गया?
जो जम्मू कश्मीर में कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान का पक्ष रख रहा है, वो इटालियन मैरीन केस में क्यों आपने वकील रखा? और मुझे बताइए कितने फॉरेन वकील हैं आज की तारीख में? यहीं पर फॉक्स एंड मंडल में लगभग 87 वकील ऐसे हैं जो फॉरेन ओरिजिन के हैं और हिंदुस्तान की कंपनियों के लिए केस रखते हैं। चलिए, ठीक है। आप लोग राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाना छोड़ दीजिए। और गौरव जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं इस मुद्दे से आगे बढ़ूंगा। ललित जी का एक रिएक्शन लूंगा और इस मुद्दे से आगे बढ़ूंगा। सारी बहस जो है, जी ललित जी मैं जवाब दे दूं दीपक जी? एक मिनट ललित जी कुछ कहना चाहते हैं। गौरव एक मिनट। बेबुनियाद है कि जरूर हम अब अपने इंडियन लॉयर्स को अपने एक डेनिग्रेट कर रहे हैं। अपने जो है लीगल प्रोफेशन हमारा ऐसा है जिसमें हर लॉयर चाहे कोई भी सरकार हो वो अपनी ड्यूटी करता है। हरीश साल्वे हमेशा से ही बहुत अच्छे लॉयर रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि 2004 में उनको क्यों नहीं चुना गया इसलिए कोई उसमें पॉलिटिकल मोटिव होगा। उस वक्त जो भी डिसीजन लिए गए उस वक्त की सरकार ने लिए। आज का जो डिसीजन है जो मोदी सरकार का, बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि हरीश साल्वे जो है इस केस को आईसीजे के सामने रिप्रेजेंट करें, और जो उनको मदद मिली वो दीपक मित्तल जी से जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और एसटी शर्मा, वो बड़ी रिमार्केबल चीज है। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, वो ख्वार कुरैशी को क्यों रखा गया था लॉयर, क्यों बनाया गया लॉयर? अरे वो यूके में प्रैक्टिस करते हैं। उस वक्त जो लॉ फर्म होगी उन्होंने एडवाइस किया होगा कि आप इनको करिए। इसमें कोई वो नहीं, पॉलिटिकल मोटिव नहीं होते हैं। अगर आज हरीश साल्वे को भी किया गया है तो कोई लोग पूछ सकते हैं कि इसमें अटॉर्नी जनरल क्यों नहीं अपीयर हुए भारत सरकार की तरफ से। ये सरकार ने बहुत सोच समझ के फैसले किए हैं कि इस मैटर के लिए हरीश साल्वे बहुत एप्रोप्रिएट लॉयर होंगे, और उन्होंने बिल्कुल हमको डिलीवरी करके दिखा दी कि किस तरीके से इंटरिम ऑर्डर जो है हमारी फेवर में आया है। आई थिंक ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल बड़े बैड टेस्ट में चल रही है। ठीक है, एटलीस्ट मैं इस बहस में कोई योगदान नहीं दे सकता हूं जिसमें कि इंडियन लॉयर्स को इतना मतलब ह्यूमिलिएट किया जाए। मैं टोटली इसके अगेंस्ट हूं बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये दो पॉलिटिकल पार्टी का मामला ललित भसीन सर, मेरे भी हाथ बंधे हुए आलोक अब गौरव को जवाब देना चाहिए। गौरव बताइए, भारतीय जनता पार्टी एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी जिसको लीगल एक्सपर्ट कह रहे हैं उसको मुद्दा क्यों बना रही है? नहीं, मैं ललित जी की बात से ये जरूर सहमत हूं कि जो प्रोफेशनल होता है वो उसको रिस्पेक्टफुली उसका नाम लेना चाहिए, और वो केस जीते या हारे वो अपनी तरफ से पूरी लगन से पूरी मेहनत से एक केस रखता है। लेकिन आज जो मुद्दा उठाया जा रहा है उसको समझने की भी जरूरत है। सरकार एक स्टेट इंस्ट्रूमेंटैलिटी है, सरकार का हर कार्य पारदर्शी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस इंस्पायर करे ये होना चाहिए। और उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए, ललित जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए, अगर एक प्रोफेशनल टीम केस अच्छे से देख रही थी तो ऐसी क्या वजह थी कि उस टीम को हटाया गया क्योंकि सरकार बदली है? आज ये प्रश्न जो है ये परेशान करने दीजिए, मेरे पास दूसरा मुद्दा भी है। आप बीच में बोल रहे हैं। नहीं, आप बताइए ना, इटालियन मैरीन केस में आपने विदेशी वकील क्यों रख रखे? जवाब दे रहा हूं, साल्वे जी को क्यों नहीं रखा? बता रहा हूं, या अटॉर्नी जनरल को, सॉलिसिटर जनरल को क्यों नहीं रखा? मैं बता रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। आलोक जी, इटालियन मरीन केस में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया मिस्टर मुकुल रोहतगी खुद अपीयर होते थे सरकार की तरफ से, और इस सरकार ने कभी भी पाकिस्तानी ओरिजिन का कोई वकील नहीं रखा। लेकिन जो वकील पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है वो वकील आपने रखा। सुन लीजिए, अब ये गलत बात है। और जो वकील आलोक जी अब आप न्यूज भी क्या चला रहा है नीचे, आप देखिए ना नीचे क्या चला। आलोक जी, एक पाकिस्तान के वकील को क्यों रखा? ये इंडिया न्यूज चला रहा है नीचे, भाई पाकिस्तान के वकील है। नहीं, पूरे नागरिक भी नहीं। जो कौन है खावर कुरैशी, कांग्रेस को पाकिस्तान का वकील क्यों पसंद है? ये इंडिया न्यूज चला रहा है। कौन है खावर कुरैशी? आप अपने प्रश्न का उत्तर देना चाहे तो कोई उत्तर कैसे देगा? आप देख लीजिए कौन है खावर कुरैशी, उस पर सब चल रहा है। उनकी कैसे वो क्वींस काउंसिल रहे, कैसे इंटरनेशनल ना कांग्रेस को कैसे बदनाम करता, दूसरा भी उठा लेता है। आप मुझ पर कोई भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन तरफदारी का आरोप नहीं लगा सकते। सुनिए दीपक जी, अब मैं इस पे भी समान मौका देता हूं। गौरव आप कंक्लूड करिए, मुझे दूसरे मुद्दे पर जाना है।
बिल्कुल। मैं एक बात और कह दूं कि हम लोगों का आज जो हम प्रश्न उठा रहे हैं, आलोक जी, यहां भी गलत है। हमने अगर कोई फॉरेन काउंसिल किया भी है तो वो ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तानी मूल का हो या कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए केस लड़ रहा है दूसरा, उस पर दबाव डाल सके। अरे साहब, पाकिस्तान का केस लड़ रहा है वो जम्मू कश्मीर में कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट में। जैसे भारत में सीनियर एडवोकेट है हरीश साल्वे जी, सोली सोराब जी, ऐसे ही क्वीन काउंसिल होता है। इसीलिए मैं दोहराऊंगा कि योग्य वकील भारत में भी है, उनको हटा के किसी और को साहब, वो योग्य वकील आज आपको लग रहे हैं, लेकिन वो 2004 में उस केस को हारने के कगार पर। चलिए, मैं इसको इस बहस को योग्य वकील को आप बता रहे हैं, केस डिसाइड ही नहीं हुआ था। से पूछना चाहिए। केस तब हारे जब ख्वार कुरैशी आ गया। सब लॉ फर्म तो इनकी जो है उसमें लॉ फर्म सोम मंडल वो बीजेपी के एंगेज किया था, वो नहीं पूछेंगे। चलिए, मुझे आगे बढ़ना है, एसपी मुनीर साहब के पास जाना। इस सवाल का जवाब इसी में है, उस लॉ फर्म से पूछा जाए कि उन्होंने क्यों खावर कुरैशी को एंगेज किया था। ठीक है, खावर कुरैशी काउंसिल हैं, तो ये ड्यूटी लॉ फर्म की होती है, सजेस्ट करे क्लाइंट को किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, तो उस लॉ फर्म से पूछा जाए। सर, उस लॉ फर्म को तुम कह रहे हैं अगर उन्होंने देशद्रोह का काम किया है तो, लेकिन उस लॉ फर्म में पार्टनर जो है सोम मंडल, वो बीजेपी के लीगल सेल के नेशनल मेंबर हैं और बीजेपी के चुनाव के टिकट में चुनाव लड़े हैं वो। चलिए, बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज देगी, कल ये न्यूज खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक है, अब हम यहीं रुकते हैं। भाजपा तो वो बात उठा रही है जिससे आपका भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। अरे साहब, सबको जेल भेज दीजिए ना, 3 साल में तिहाड़ जेल भर दिया आपने, बदल दिया। भ्रष्टाचार के जितने भ्रष्टाचारी लोग थे तिहाड़ जेल भर दिया, कांग्रेस भ्रष्टाचार के जितने भ्रष्टाचारी लोग थे तिहाड़ जेल भर दिया, कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्यायवाची है। हम इस बहस, आलोक जी, गौरव जी, प्लीज, आप दोनों बहुत सेंसिबल है, हम इस बहस को बात करते हैं। आलोक जी, मुझे अब ऑडियो कट करना पड़ेगा इस इशू पे, अगर यही बात होती रही, क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है। मुनीर साहब, आज सरताज अजीज ने कहा कि मैंने जो सीनेट में बयान दिया था वो मिस रिप्रेजेंट हुआ। क्या वो इस बहस को यही खत्म कर रहे हैं सर, यही खत्म कर रहे हैं। सरताज अजीज के इस बयान को क्या माना जाए? उनको फ्रस्ट्रेशन माना जाए या ये माना जाए कि वो नए परिप्रेक्ष्य में सफाई दे रहे हैं? उनकी मजबूरी माना जाए, क्योंकि जब उन्होंने बयान दिया था तो उनको फौज की तरफ से लताड़ पड़ी कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये जो बात है वो पूरी उसके लिए तस्दीक नहीं की है, उसके फैक्ट्स जमा नहीं किए हैं। आज जो सरताज अजीज ने कहा है वो मैं समझता हूँ वो अपना फेस सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि हर एक को सारा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कि किस तरह से आपने उसकी देश की इज्जत को उछाला है वहां ले जाकर, और उसका जवाब अब सरकार को देना पड़ रहा है। तो सरकार कह रही है कि न तो हम हारे हैं, न जो हुआ है उसको हम मानेंगे। भाई, ये दोनों बातें कैसे चलेगी? तो ये सरताज अजीज का बयान एक तरह से पाकिस्तान की सरकार की लीपापोती है, सफाई है। और दूसरी बात उसमें ये भी है कि वो इस केस को और आगे चलाएंगे, और उसमें मैं समझता हूं भारत की सरकार को एक बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। वो सावधानी ये बरतनी पड़ेगी कि देखिए, हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को हिंदुस्तान पाकिस्तान के राजनीतिक मुद्दों में आने की इजाजत नहीं दी है, और अभी जो हमने मुद्दा उठाया है वो भी राजनीतिक दृष्टिकोण से दोनों के जो संबंध है उसमें लाने की कोशिश नहीं की है। पाकिस्तान की अब ये कोशिश होगी कि वो कश्मीर वहां उछालेगा और जो कोई भी बायलेटरल द्विपक्षीय मुद्दे हैं उनको लाने की कोशिश करेगा, और भारत को ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि कहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसमें उलझ नहीं जाए या जानबूझ के उन मुद्दों को ले नहीं ले। मैं क्यों जानबूझ के कह रहा हूं? क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को हमने अभी तक अलग रखा है, और वो भी इसको एक अवसर समझ सकते हैं कि एक मौका मिल गया, चलो वापस इंडिया पाकिस्तान के बीच में दखलंदाजी करने का। और हमारा जो अनुभव है वो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की वजह से या अंतर्राष्ट्रीय स्वार्थों की वजह से इस मामले में अच्छा नहीं है, इसलिए बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। ये केस चलेगा, बहुत उसमें होमवर्क करने की जरूरत है, और पाकिस्तान के हर मुद्दे को खारिज करने की जरूरत है। अब पाकिस्तान ने आज कहा कि हम अपनी पूरी लीगल टीम को बदल रहे हैं, तो भारत में जो खावर कुरैशी को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, क्या उसका असर पाकिस्तान में दिखाई दिया, या हारने के बाद उनको लगा कि अब बदल देना चाहिए? खावर कुरैशी ने 5 करोड़ लिए, हरीश साल्वे ने 1 रुपया लिया, और 5 करोड़ वाला वकील 1 रुपये वाले वकील से हार गया। पूरे पाकिस्तान में ये चल रहा था। नहीं, वो अपनी, मैं जैसे कह रहा हूं ना, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
सारा का सारा गुस्सा अब उनका खाविज कुरैशी पर है कि इन्होंने हमको हरा दिया था। अरे भाई, आपके केस में दम नहीं था। आप कोई दुनिया भर का वकील ले लीजिए, आपने जुरिस्डिक्शन मना किया जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का था। आपने जिस ढंग से कैंगारू कोर्ट लेकर उसकी जाधव की केस चलाया और उसके ऊपर फांसी लगा दी आपने, उसमें कोई दम नहीं है आप में। तो अगर ये और ह्यूमैनिटेरियन इश्यू नहीं है, आपने एक्सेस नहीं दिया है उसको, ये सब करने के बाद में भी अगर आप उसको केस को बचाना चाहते हैं तो बचा सकते नहीं है। इसीलिए किसी एक वकील पर या किसी एक हालत पर करना ठीक नहीं होगा और इसीलिए पाकिस्तान अब ये कोशिश करेगा कि कहीं न कहीं जो लुटी हुई डूबी हुई नैया है उसको उभारने की कोशिश करे और भारत को उसके लिए बहुत सतर्क और बहुत चुस्ती से काम लेना होगा। वाकई भारत को बहुत सतर्क और बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कूटनीति में यह कहा जाता है कि फुल स्टॉप, कामा, सेमीकॉलन सबका महत्व होता है। तो इसलिए भारत को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में क्या करता है, इसकी रणनीति को पहले से भांपना होगा और उसके अनुसार कदम उठाने होंगे। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भारत की यह होगी कि वो कुलभूषण जाधव के मसले पर अपने केस की तैयारी फुल प्रूफ लीगल तरीके से करे, क्योंकि आईसीजे का अंतिम फैसला आना बाकी है। और तीसरी बात कजाकिस्तान में एससीओ समिट में नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पहुंच रहे हैं, इसलिए 8 और 9 तारीख को उस पर भी नजर होगी कि क्या वहां पर बातचीत की कोई गाड़ी आगे बढ़ती है या दोनों के बीच हैंडशेक होता है या रिश्तों पर जमी बर्फ नहीं पिघलती है। टुनाइट में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।